गुड इवनिंग। रिमान इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पिछला लेक्चर अगर आपने फॉलो किया है तो हमने उसमें फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है और उसके दो पार्ट्स एक्सप्लेन भी किए हैं और प्रूफ भी किए हैं, लेकिन लेक्चर इतना लंबा गया कि उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने की गुंजाइश नहीं थी। आज हम उस पर बेस्ड कुछ चीज़ें समझेंगे और इससे हमारी समझ और बेहतर बनेगी। तो हम लोग यहाँ पर बार बार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आएगा तो उसे शॉर्ट में क्या लिख देंगे, एफटीसी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वी हैव सीन दैट नॉट एवरी डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस, बट एक्सप्लेन हाउ वी एटलीस्ट नो दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ डेरिवेटिव। नॉर्मली जो हमारी समझ है अभी तक वो ये है कैलकुलस में कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाली लाइन, वी हैव सीन दैट नॉट एवरी डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस, बट एक्सप्लेन हाउ वी एटलीस्ट नो दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ डेरिवेटिव। तो पिछले लेक्चर के आधार पे अगर हम इस बात को कहें तो फ्रॉम पार्ट 2 ऑफ एफटीसी हमने जो पढ़ा था उसमें ये था जी एट्स ए टू एट्स स्मॉल जी सब जी टी डी टी ले ले आपके पास, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा था, जी अगर रीमान इंटीग्रेबल है मतलब कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता, बाउंडेड होना है। कैपिटल जी कंटिन्यूअस है, जी अगर स्मॉल जी कंटिन्यूअस है तो कैपिटल जी वहां पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। बात यह है कि क्या इस स्टेटमेंट का कन्वर्स भी होगा। तो प्लीज याद रखिए हमने कन्वर्स की बात नहीं की थी, हमने कहा था इफ कंडीशन इज फॉर स्मॉल जी देन दैट विल बी होल्ड ऑन कैपिटल जी। हमने ये नहीं कहा कि कैपिटल जी पर कोई कंडीशन होगी तो रिवर्स भी ये एरो सही होगा। तो स्मॉल जी के लिए कंडीशन हमने पहले तय की हैं और कैपिटल जी पर वो कंडीशन लागू होंगी, ये कहा गया है। आप समझ रहे हैं, इफ स्मॉल जी इज रीमान इंटीग्रेबल देन कैपिटल जी इज कंटिन्यूअस। If small g is continuous at a point, then at that point capital G is differentiable and g dash at that point, मान लीजिए किसी पॉइंट C पर ये कंटिन्यूअस है तो जो g ऑफ C होगा वो उतना ही होगा जितना इस पॉइंट पर कैपिटल G का डेरिवेटिव होगा। हमने ये पढ़ा है। तो प्लीज इस पूरे स्टेटमेंट में आप ध्यान से समझिए चीजों को। आपने कंडीशंस पहले किस पर लगाई, स्मॉल जी पर इनपुट के तौर पर, और ये कहा फाइनली कि कैपिटल जी ऐसा होगा, इस आधार पर होगा। कैपिटल जी ऐसा होगा तो स्मॉल जी के लिए भी कंडीशन होल्ड करेंगे ये जरूरी नहीं है। ये मेन लॉजिक है सेकंड पार्ट में, इसे समझिए बस। तो अब हम दोबारा समझते हैं तो मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इस बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं, let small g is continuous on close interval AB and gx equal to a to x gt dt. Then by fundamental theorem of calculus, capital G is differentiable and small g is derivative of capital G.
उतनी ही चीज़ें लिखी गई हैं, बस ये मेन समझना है यहाँ पर ये वाला पोर्ट था। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल है जिससे हम अपनी समझ और बेहतर बनाते हैं। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल एच इक्वल टू दिस and now define capital H equal to integration from 0 to h of small h. Prove that even though small h is not continuous at h equal to 1, capital H is still differentiable at h equal to 1. तो इसका जस्टिफिकेशन देना है। आप ये देखिए ये 1 पे डिसकंटिन्यूस है, ये तो ऑब्वियस दिख ही रहा है आपको। दूसरा आप इसमें दो केस मान सकते हैं, इट्स 1 से बड़ा या छोटा जो भी लें। अगर आप इसी जो 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा, जहाँ 1 रखेंगे वहाँ क्या मिल जाएगा, एट्स मिल जाएगा। तो एच एच इक्वल टू एट्स का मतलब कैपिटल एच इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल ऑन आर। वो आर पूरे आर में कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। फिर सवाल वही उठता है जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। देखिए पहले कंडीशन हमने स्मॉल एच पे रखी थी, कन्वर्स सही होगा हमने ऐसा नहीं बोला था। हमने कहा था इफ स्मॉल एच इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट देन कैपिटल एच इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, यही बोला था पिछले उसमें भी। लेकिन कैपिटल एच ऐसा होगा तो स्मॉल एच वैसा होगा क्या, ऐसा कोई स्टेटमेंट पढ़ा आपने कहीं? ऐसा नहीं पढ़ा। तो लोग अपने मन से सवाल हमेशा जब भी आएगा नॉर्मली वो कैपिटल एच के लिए दिया हुआ है, स्मॉल एच के लिए डाउट उठाएंगे। तो आप समझ जाइए कि आपके लिए जो कंडीशंस दी थी पहले वो स्मॉल के फंक्शन के लिए थी, कैपिटल उसका आउटपुट था। तो जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको पीछे बताया है कि यहाँ पर के लिए जो कुछ है उसके बाद ये है, इधर से इधर को हो जरूरी नहीं है। इतना ध्यान रखेंगे तो आपको दोनों सवालों के सही जवाब मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, एज्यूम स्मॉल एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड हैज ए जंप डिस्कंटिन्यूटी एट सी। सी ओपन इंटरवल ए बी का कोई पॉइंट है, ए और बी के बीच में कहीं पर भी, और वहाँ पर जंप डिस्कंटिन्यूटी है। तो आपको प्रूफ करना है जो कैपिटल एफ एक्स होगा दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। तो कैपिटल एफ स्मॉल एफ इंटीग्रेबल है और जंप डिस्कंटिन्यूटी है, तो कैपिटल एफ उस पॉइंट पर जहाँ पर जंप डिस्कंटिन्यूटी है कैपिटल एफ वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैं आपको पहले तो ये रिकॉल करा दूं कि जंप डिस्कंटिन्यूटी जब भी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एडजस्ट करती हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट होती हैं। मतलब ये सी पर अगर है तो एफ सी माइनस एच लिमिट एस टेंडिंग टू 0 और लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच, ये दोनों लिमिट एडजस्ट करेंगे लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो ओवरऑल सी पर लिमिट एडजस्ट नहीं करती, मतलब सी पर फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है। ये आपको दिया गया है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो कैपिटल एफ इस तरह से डिफाइन है ये सी पर डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो आपको जो दिया हुआ है कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू ए टू एट्स ऑफ स्मॉल, आप चाहें तो एफ टी डी टी लिख लें, ठीक है। लेट लिमिट एफ सी माइनस एच एस टेंड्स टू 0, जो ये लिमिट है तो ये आपके पास आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स लिमिट एट्स टेंडिंग टू सी माइनस, वो एक ही बात है, आप इसको कुछ मान लीजिए, L1 मान लें से। लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या मान लिया मैंने, L1 मान लिया। अब FC कितना होगा हमें नहीं पता है, मान लेते हैं
if we insist that fc equal to L1, तो हम यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं कैपिटल एफ के लिए सेकंड पार्ट एफ टी सी का, देन बाय पार्ट 2 ऑफ एफ टी सी वी हैव एफ डैश सी करें तो क्या होगा, कैपिटल एफ एट्स माइनस एफ सी अपॉन एट्स माइनस सी लिमिट एट्स टेंड्स टू सी, ऐसा आएगा। तो एफ डैश सी हो जाएगा, और एफ डैश सी आपके पास कितना होगा, यहाँ से सोचिए एफ डैश एट्स कितना आएगा, एफ एट्स, तो एफ डैश सी कितना होगा एफ सी, और एफ सी कितना है L1, अभी लिखा है आपने ऊपर। तो आपके पास जो डेरिवेटिव होगा वो इस हिसाब से एफ डैश सी पर डेफिनेशन के हिसाब से L1 आ जाएगा, अगर आप ये माने तो, ठीक है। अब दूसरी लिमिट क्योंकि जंपर डिस्कंटिन्यूटी है, लेट लिमिट एस टेंड्स टू 0 राइट हैंड लिमिट सी प्लस एच, आप इसे क्या मान लें L2, और यहां पर भी हम मान लेते हैं, अब यहां पर राइट हैंड साइड के हिसाब से इफ एफ सी को अगर आप L2 मान लें तो फिर वैसे ही सेकंड पार्ट के लिए एफ डैश सी एफ एट्स माइनस एफ सी अपॉन एट्स माइनस सी लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, इससे क्या आ जाएगा, ये एफ सी आएगा, और ये क्या है L2, तो आपके पास यहाँ पर एफ डैश सी क्या आ जाएगा L2, बट स्मॉल एफ हैज जंप डिस्कंटिन्यूटी, कहाँ पर है जंप डिस्कंटिन्यूटी, एट एट्स इक्वल टू सी। अगर ऐसा है तो L1 और L2 तो बराबर हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर नहीं हो सकते तो एफ डैश सी की दो वैल्यू आ रही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पर शार्प एज आ रहा होगा, इसका मतलब सो देयर एग्जिस्ट a sharp edge at x equal to c of किस फंक्शन का, कैपिटल एफ एक्स। तो इसका मतलब कैपिटल एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, तो कैपिटल एफ वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये क्या बता रहा था, ये सवाल किस तरह का था, जरा फिर दोबारा देखिए ध्यान से, आपके पास क्वेश्चन देखिएगा, आपने कहा था ये कंटिन्यूअस होगा तो ये डिफरेंशिएबल होगा वहाँ पर, ये कंटिन्यूअस नहीं है तो ये वहाँ पर डिफरेंशिएबल, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा, बेसिकली शार्प एज आ जा रहा है। उम्मीद है आपको चीज़ें फिर क्लियर हो रही होंगी, छोटे छोटे सवाल हैं ये सब आपकी समझ बेहतर बनाने के लिए हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मैं मानता हूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पर बेस्ड कोई भी आपको क्वेश्चन किसी एग्जाम में आता है तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं। आप इस सवाल को देखिए, स्मॉल एफेक्ट्स जो है मॉडेट्स है, तो अगर ये मॉडेट्स है तो मॉडेट्स की डेफिनेशन होती है एट्स इफ एट्स इज नॉन नेगेटिव एंड माइनस एट्स इफ एट्स इज नेगेटिव। और अगर आप इसका ग्राफ भी देखेंगे तो आपको मालूम ही होगा मेरे ख्याल से कि ये इस तरह से शार्प एज बना रहा है ओरिजिन पर, ओरिजिन पे शार्प एज है, ये 45 पे इधर को और 45 पे इधर को जा रहा है।
मतलब ये कंटिन्यूस तो है लेकिन ये ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये किसकी बात हो रही है? स्मॉल एफ की बात हो रही है। ठीक है, अब हम कहीं -1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल एफ एट्स ले रहे हैं इस तरह से। तो कैपिटल एफ कैसा होगा आप देखिए, क्या क्या पूछा गया है। फाइंड अ फॉर्मूला फॉर कैपिटल एट्स फॉर ऑल एट्स। पहले तो आपको कैपिटल एफ एट्स का एक्सप्रेशन चाहिए। अच्छा, फिर वेर इज एफ कंटिन्यूस कैपिटल एफ, वेर इज कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल, वेर डज कैपिटल एफ डैश एट्स इक्वल टू एफ एट्स। ये आपको पूछा गया है और यही सब काम तब करना है जब स्मॉल एफ एट्स मॉड एट्स ना देके ये दे दिया जाए। तो दो सवाल है। चलिए हम पहले की ओर जाते हैं कि स्मॉल एफ एट्स ये है। तो हम ये लेते हैं इफ एट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कैपिटल एफ एट्स क्या हो जाएगा उस समय? -1 to एट्स। भाई यहाँ स्मॉल एफ लिखना था आपने, फंक्शन का एक्सप्रेशन ये है ना स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ आपके पास एक्स पॉजिटिव में एट्स है, तो एट्स डी एट्स। तो ये कितना हो जाएगा? x²/2 -1 to x²/2 माइनस -1²/2। तो कैपिटल एफ एट्स आपके पास कितना हो जाएगा? x²/2 और ये तो 1, ये माइनस आ जाएगा। -1/2। ये कब है? अगर एट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो है। x2 अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो आपके पास x²/2 आ रहा है। तो अपर लिमिट रखिए, x²/2 ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट x जो -1 रखिए, -1²/2। तो ये +1/2 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस हाफ। अब अगर आप x2 नेगेटिव लेते हैं तो कैपिटल एफ एट्स कितना हो जाएगा? -1 to x of -x dx। तो माइनस बाहर रहेगा, तो -1 to x of x dx। तो ये तो अंदर वही हो गया जो पिछला था, तो उतना ही आना है, माइनस से मल्टीप्लाई, तो -x²/2 प्लस हाफ आना है। तो आपके पास ये हो जाएगा। सो कैपिटल एफ एट्स इक्वल टू x²/2 माइनस हाफ if x is greater than equal to 0 minus x²/2 plus half if x is less than 0। दिस इज इक्वेशन 1। ये कैपिटल एफ एट्स का एक्सप्रेशन आ गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो जो स्मॉल एफ है वो हर जगह कंटिन्यूस है ना, स्मॉल एफ एवरीवेयर कंटिन्यूस है, तो कैपिटल एफ एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा। सिंस स्मॉल एफ इज एवरीवेयर continuous, so by FTC capital F will be everywhere differentiable। ऐसा होगा। ये बात आप बिना FTC के भी कह सकते थे, इसके लिए FTC की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से भी निकाल लीजिए, आपको दोनों में सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है हर जगह पर, पॉलिनोमियल है, आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो फंक्शन जो कैपिटल एफ है हर जगह डिफरेंशिएबल है, हर जगह कंटिन्यूस है, ये होगा। और आपको इसमें और क्या पूछा गया है, ज़रा क्वेश्चन फिर देखिए तो एक बार। क्वेश्चन में क्या था? वेर इज एफ कैपिटल एफ कंटिन्यू एवरीवेयर, वेर इज कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है तो एवरीवेयर कंटिन्यूस तो हो ही दिया। वेर डज एफ डैश एट्स इक्वल टू एफ एट्स, ये आप
अब सोचिए कि ये कहाँ पर होगा। अगर आप x को पॉजिटिव मानते हैं तो कैपिटल एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, पॉजिटिव वाला लीजिए, कितना आएगा डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो 2/2 करिए एक्स, तो अब पॉजिटिव है तो एक्स ही मॉड एक्स से है, मतलब एफ एक्स से है, ये आ गया। अगर आप x नेगेटिव लेते हैं तो एफ डैश एक्स कितना होगा, तब ये वाला लेंगे तो माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स ही नेगेटिव में मॉड एक्स से है, तो ये एफ एक्स हो गया। तो इन दोनों एक्सप्रेशन से आपको क्या समझ में आया, दिस इम्प्लाइज कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हर जगह पर एफ डैश एक्स एफ एक्स के बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह ऐसा है। क्या ये समझ में आया आप लोगों को, पहला पार्ट पूरा? तो मुझे उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा। अब देखिए दूसरा, यही सारी चीज़ें तब करनी है जब आपके पास एफ एक्स ये है। देखिए पहले केस में आपके पास एफ एक्स मॉड एक्स था जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबिलिटी एक जगह प्रॉब्लम थी बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस बार जो एफ एक्स आपने लिया जरा उसे देखिए, जब एक्स नेगेटिव है तो ये 1 है और 0 या पॉजिटिव में 2 है, तो जाहिर सी बात है कि ओरिजिन पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। स्मॉल एफ एक्स ओरिजिन पर डिसकंटिन्यूअस है, तो ओरिजिन ही एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट आएगा, बाकी जगह तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो कैपिटल एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा ही होगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, बाकी एक्सप्रेशन अभी भी यही रखना है, -1 to x एफ एक्स। इसे मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। अगर x लेस देन 0 है तो कैपिटल एफ एक्स कितना हो जाएगा, -1 to x और स्मॉल एफ की जगह क्या रखेंगे 1, ठीक है। आप चाहें तो आप इसे एफ टी डी टी कर सकते हैं अपने समझने की सुविधा के लिए, तो ये डी टी हो जाएगा। तो 1 इंटू डी टी मतलब डी टी टी -1 to x, x माइनस ऑफ माइनस, तो x +1 हो जाएगा। और अगर आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो कैपिटल एफ एक्स आपके पास -1 to x ऑफ 2 डी टी, तो 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 टाइम्स x, 2x आ जाएगा आपके पास, -1 to x, तो 2x माइनस ऑफ -2, तो 2x + 2, तो कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू आपके पास है x + 1 इफ x इज लेस देन 0 एंड 2x + 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपके पास ये फंक्शन है। स्मॉल एफ आपको पहले ही कहा मैंने कि ये ओरिजिन पर डिसकंटिन्यूअस है, कैपिटल एफ ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। सो कैपिटल एफ डैश एक्स अगर आप करें एफ डैश एक्स कितना मिलेगा, यहाँ पर देखिए, अगर आप एक्स नेगेटिव लेते हैं, दोबारा देखना ये, हाँ पहली बात तो ये कंटिन्यूअस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ओरिजिन पर देखिए आपके पास ओरिजिन पर कंटिन्यूटी, आप जहाँ भी चेक करना है अब आसानी से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कर सकते हैं। तो अगर मैं x को नेगेटिव ले लूँ तो एफ डैश एक्स कितना होगा 1, 1 मतलब एफ एक्स, और अगर मैं x को नॉन नेगेटिव लूँ तो एफ डैश एक्स कितना आ रहा है 2, वही एफ एक्स। तो आप देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स तो अभी भी मिल रहा है, 0 पर दिक्कत है, 0 पर फंक्शन
डिसकंटिन्यूअस है तो ये डिफरेंशिएबिलिटी कॉर्नर मिलेगा आपको 0 पर। तो कैपिटल एफ जो है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पर प्रॉब्लम करेगी? कैपिटल एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इट्स इक्वल टू 0। प्लीज आप इसे चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें वही हैं जो पिछले हो रहे हैं। उम्मीद है आपने ये सारे स्टेप समझ लिए होंगे। तो पहला पार्ट समझ में आया तो कई नई चीजें समझ में, थ्योरम एक और एंगल से चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए एक अच्छा सवाल और करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा सवाल है। एच एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन टू 1 to x 1/t dt, और एक्स पॉजिटिव ही ले रहे हैं हम पूरे क्वेश्चन में। तो आपको h1 क्या होगा, h डैश x क्या होगा, h इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये प्रूफ करना है। और ये प्रूफ करना है h ऑफ सी एक्स इक्वल टू hc प्लस hx। थिंक ऑफ c एज अ कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट। आप इसका यूज कर सकते हैं gx इक्वल टू h ऑफ cx। बेसिकली ये नेचुरल लॉगरिथम का क्वेश्चन है। आप उसकी डेफिनेशन भी समझ सकते हैं इसे। तो पहला जो आपको दिया गया है हम वहां से शुरू करते हैं। एच एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1 to x 1/t dt। दिस इम्प्लाइज अगर आप h1 लेंगे तो एच टी जो 1 करेंगे 1 to 1 तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये समझ में आया होगा। दूसरा एच डैश एक्स आपको कितना मिलेगा यहाँ, 1/x। फॉर इसको g मान लीजिए, स्मॉल g, तो ये वही रहेगा g स्मॉल g एक्स फॉर एवरी एक्स पॉजिटिव। तो एच डैश एक्स आपके पास इतना आया, बल्कि इसे इक्वेशन 1 मानिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहला तो बहुत इजी पार्ट था, समझ में आया होगा आपको। हमें दूसरा पार्ट देखना है। दूसरे में क्या प्रूफ करना है, कैपिटल एच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये पहला ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब अगर एच से बड़ा आप वाई ले रहे हैं तो आपको प्रूफ ये करना है कि कैपिटल एच एच से बड़ा एच वाई होगा, ये करना है आपको। इट मीन्स कैपिटल एच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो एक्स पॉजिटिव और एक्स से बड़ा वाई है, ये तो हमें लेना है। तो हमारे पास ये एक्स वाई इंटरवल हो गया, इसमें मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। सो यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम ऑन क्लोज इंटरवल एक्स टू वाई, क्या हम लगा सकते हैं, पॉजिटिव में डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूटी होगी। तो कैपिटल एच में अगर ये है तो वी गेट एच वाई माइनस एच एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। सॉरी, अब दिख रहा होगा। इक्वल टू कितना होना चाहिए, एच डैश सम टी, टी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एक्स वाई, इतना होगा। लेकिन आपके पास एच डैश जो है वो तो देखिए हर जगह क्या है, पॉजिटिव है ना। ये एक्स पॉजिटिव होगा तो 1/x भी पॉजिटिव है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एच डैश टी इज पॉजिटिव फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एक्स वाई, मैं यहीं पर कर देता हूँ। एंड इफ दिस इज पॉजिटिव और दिस इज इक्वल टू दिस, so hy minus hx अपॉन y माइनस x, दिस इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन के होंगे। कोई भी कोसेंट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जैसा न्यूमरेटर होगा साइन में वैसा ही डिनोमिनेटर, तभी पॉजिटिव आता है। आपने यहाँ क्या एज्यूम किया है कि y बड़ा है 8 से,
तो मतलब y माइनस एच पॉजिटिव है, तो फिर न्यूमरेटर में भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और ये पॉजिटिव कब आएगा, जब एच वाई ग्रेटर देन एच एच होगा। और इसका मतलब क्या है, हमने यही तो कहा था अभी कि अगर ऐसा होगा तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आपके नेचुरल लॉग के बारे में अगर आपकी समझ है तो आपको ये वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ ऐसा तो होता ही है। अब आप ये देखिएगा तीसरा कि आप इसका यूज कर सकते हैं, कहा है कि जी एच इक्वल टू एच ऑफ सी एच, और आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है एच ऑफ सी एच। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमें दिया हुआ है जी एच इक्वल टू एच ऑफ सी एच, तो फिर अगर आप डिफरेंशिएट करें, चेन रूल लगाएं, तो जी डैश एच कितना आएगा, एच डैश ऑफ सी एच इंटू सी। और आपने अभी पढ़ा है पीछे कि एच डैश एच कितना है, 1/8 से है, एच पॉजिटिव होना चाहिए। तो एच डैश सी एच कितना आ जाएगा, 1/CH इंटू सी, तो ये कैंसिल। तो जी डैश एच इक्वल टू 1/x, यही आ रहा है आपके पास जी डैश एच भी। तो आप ये देखिए जी डैश एच भी वही आ रहा है जो एच डैश एच से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जी और एच, तो आप लिख सकते हैं जी डैश एच इक्वल टू एच डैश एच। दिस इम्प्लाइज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एच ऑफ जी एच माइनस एच एच इक्वल टू 0। तो आपके पास जी एच माइनस एच एच कॉन्स्टेंट हो जाएगा, के मान लेते हैं। तो जहाँ पर जी एच होना चाहिए वहाँ पर आपके पास एच एच प्लस के होना चाहिए। लेकिन इस पेज में आपने सबसे ऊपर लिखा हुआ है जी एच कितना दिया हुआ है, एच ऑफ सी एच। तो एच ऑफ सी एच कितना हो जाएगा, एच एच प्लस के बाई गिवन कंडीशन जो दिया हुआ है, हमने उसका यूज किया। और आप इसे क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। तो एच ऑफ सी एच इक्वल टू एच एच प्लस के आपको मिल रही है। तो अब लेकिन जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ था, एच ऑफ सी एच इक्वल टू एच सी प्लस एच एच लिखा था। और हमारा क्या आ रहा है अभी, एच एच तो आ रहा है, एच सी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब के जो हमने अपने मन से माना है वो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा करते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के दैट एच इक्वल टू 1 इनटू, तो क्या आ जाएगा, एच सी इक्वल टू एच वन प्लस के। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने एच वन ही निकाला था, कितना आया था, 0। तो 0 प्लस के बाई पार्ट 1, ये जो पहला पार्ट था उससे हमने निकाला था। तो के कितना आ गया, एच सी, एच वन 0 हो गया। तो आप इसे सेकंड में रख दीजिए, प्रूफ हो गया फ्रॉम 2। तो एच सी एच इक्वल टू एच सी प्लस एच एच। बेसिकली ये लॉग की प्रॉपर्टी है, आप समझ रहे होंगे। एच एच जो है लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, और लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो उसी को थोड़ा सा नए तरीके से उन्होंने लिखा हुआ था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन को पूरा समझ में आया होगा। आपको क्वेश्चन में कैपिटल एच एच ऐसे डिफाइन हुआ था नेचुरल लॉग में, एच वन निकाला आपने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाया, डेरिवेटिव हमेशा एडजस्ट करते हैं ये दिखाया, और ये प्रॉपर्टीज होगी। और इस सब में हमने एक जगह पर मीन वैल्यू थ्योरम का यूज किया, बाकी जितना भी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज है। चलिए कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में कई जो प्रॉपर्टी के तौर पर दिया होता है कि जी आपके पास कंटिन्यूअस है, इस बार क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस, सो दैट देयर एग्जिस्ट सम सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, आप चाहें तो इसको वेरिएबल के साथ जी टी डी टी टाइप का लिख सकते हैं। ए टू बी इंटीग्रेट करेंगे तो जी सी किसी पॉइंट सी पर वैल्यू इतनी आएगी। तो ये टोटल समेशन अपॉन इंटरवल का डिफरेंस है नीचे, तो हम इसे एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करें, सी कंटिन्यूअस दिया है, ध्यान दीजिएगा इस पर।
तो कैसे सॉल्व करें नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमें दिया हुआ है कि जी कंटिन्यूअस है, जी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, लेट अस डिफाइन, हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, कैपिटल जी ए टू एट्स ऑफ स्मॉल जी या जी टी डी टी कर लीजिए, हम ये डिफाइन करते हैं। अगर ये कंटिन्यूअस है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से कैपिटल जी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो डिफरेंशिएबल है ये, तो कंटिन्यूअस तो जाहिर सी बात है होगा ही कैपिटल जी, तो उसके लिए मीन वैल्यू थ्योरम लगाई जा सकती है। इसी बात को लिख देते हैं। सो बाय FTC capital GX is differentiable on AB. So using mean value theorem for GX period, तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए जी डैश सी क्या होगा, जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए, ऐसा होगा या नहीं। तो अब आपने ये डिफाइन किया है जी एक्स, तो 1 अपॉन बी माइनस ए, जी बी कितना होगा इसमें, ए टू बी जी टी डी टी, माने जी ए 0 हो जाएगा। लेकिन जी डैश एक्स क्या होगा यहाँ से, फिर वही पार्ट 2 जो हमने आज पीछे लेक्चर में पढ़ा है, जी डैश एक्स कितना होगा, जी एक्स होगा, तो जी डैश सी कितना होगा, स्मॉल जी सी होगा। और यहाँ ये 0, ये कितना आ गया 1 अपॉन बी माइनस ए टू बी जी टी डी टी। प्रूफ हो गया। आपको ये ध्यान देना है कि इससे ये कैसे आया, बाकी काफ़ी आसान है। तो कैपिटल जी आपने एक फंक्शन एज्यूम किया है और उसमें मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ किया है, आसानी से प्रूफ हो गया है। उम्मीद है आप ये लर्निंग एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे पास थोड़ा समय और है, हम कुछ और सीख लेते हैं इसी में। इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी शानदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के पहले पार्ट में ये पढ़ा है, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि दिस इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर कंडीशन देन इट नीड्स टू बी। इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन लगा दी इसमें। तो फिर आप बताइए कि जो अतिरिक्त स्ट्रॉन्ग कंडीशन लगाई है उसे हटा देते हैं, तो क्या हटाना है, क्या कम करना है। तो यही लिखा हुआ है, केयरफुली रीड द प्रूफ एंड स्टेट एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी एज्यूम्ड विद रिगार्ड टू द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ फॉर द प्रूफ टू बी वैलिड। तो क्या होना चाहिए, तो आप इसमें देखिए, हमने जब मीन वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं, इसमें हमने कैपिटल एफ के लिए डिफरेंशिएबिलिटी क्लोज इंटरवल में डिफाइन की है, जो कि ज़रूरत नहीं है। मीन वैल्यू थ्योरम में आप ए और बी पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं भी है चलेगा, आप ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करते हैं। तो आपने जो अतिरिक्त जो स्ट्रॉन्गर आपने क्लोज इंटरवल ए बी है, इसकी जगह क्या ले सकते हैं, ओपन इंटरवल ए बी ले सकते हैं। इन मीन वैल्यू थ्योरम capital F needs to be differentiable in open interval AB। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB। तो आपने जो अतिरिक्त स्ट्रॉन्ग कंडीशन थी उसको थोड़ा बैलेंस कर दिया। अब आपने कहा कि 2 पॉइंट पे अगर ऐसा नहीं भी होता है, ये बराबरी नहीं भी होती है 2 पॉइंट्स पर, तब भी आप इसे FTC ही मानेंगे, अभी भी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का पार्ट है। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन जो थी, हमने उसमें से 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी की शर्त हटा ली। उम्मीद है पहला पार्ट समझ में आया होगा आपको। इवन अगर आप थोड़ा सा और डिस्कस करें, पीछे हमने कई थ्योरी दी है, ये कुछ फाइनाइट पॉइंट्स पे भी
अगर ये फेल होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर भी ये रिलेशनशिप फेल है, इसके बावजूद भी अगर ऐसा बाकी जगह आ रहा है तब भी ये थ्योरम होल्ड करेगी। फाइनाइट पॉइंट्स पर आपने डिसकंटिन्यूटी की प्रॉब्लम देखी थी, आपने किस तरह से रिमूव किया था। तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर, अगर मैं लिख नहीं रहा हूँ इस बात को, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपने नोट्स में लिख लीजिए। इवन दिस रिलेशनशिप डज नॉट होल्ड एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, इवन देन FTC will hold and the statement is true। तो जो हर जगह डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल में, उसकी जगह आपने पहले 2 पॉइंट हटाए और फिर ये कहा कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर भी ये रिलेशनशिप होल्ड नहीं कर रहा है तब भी कोई बात नहीं, अभी भी स्टेटमेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का सही है। कैसे? हमने जो डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स थे उनको कैसे रिमूव किया था आपने सीखा है पीछे। आर्बिट्ररी स्मॉल कंटेंट जीरो वाला जो लेक्चर था मेरा, आप उसे फॉलो करिए। तो उम्मीद है आज आपने कुछ क्वेश्चंस जिससे आपकी समझ बेहतर बनी होगी वो किया होगा। आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोमे फंक्शन क्या रीमान इंटीग्रेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कैसे करते हैं उसको कवर करते हैं। थैंक यू।